हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की वीडियो बेस्ड है वन शॉट वीडियो ऑन मॉड्यूल 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की वन शॉट वीडियो रिवीजन बेसिस पर लास्ट मॉड्यूल पिक कर रहा हूं मैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि ये इंटीग्रेशन बेस्ड है। इसमें आप इंटीग्रल कंसेप्ट ऑफ इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को समझेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इंटीग्रेशन फॉर्म्स को अलग अलग टॉपिक के अंदर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक में। पहला टॉपिक जिसमें आपने जब सिलेबस को देखा तो उस सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक था लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल बेसिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शन जितने भी हैं उन पर सिंगल इंटीग्रेशन को फाइंड करना। तो लाइन इंटीग्रल है तो उसमें एक पॉइंट से यानी स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट होगा, उस रेंज पर, उस इंटरवल पर आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अगर कोई शेप आपकी कंटूर में है तो कंटूर इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। तो मैंने समझाने के बेसिस पर जो क्लास वीडियो में मैंने रखा, आपको समझाया कि लाइन इंटीग्रल तो आपने 12th लेवल में भी सॉल्व किया है, सिंगल इंटीग्रेशन। तो रियल वेरिएबल्स में पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है a to b fx dx इज ऑलवेज अलोंग x एक्सिस। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव x में है। तो आपको पता था कि इसका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फिक्स्ड है कि हमेशा ही x एक्सिस पर होगा, जहां उसका इंटरवल x रनिंग a to b है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें तो पाथ ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल a to b fz dz, ये अलोंग एनी कर्व भी हो सकता है z इक्वल्स टू a to b। तो हमें यह पता लगा कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो पाथ है वो पाथ एक फिक्स नहीं है कि लाइन की फॉर्म में जाएगा। वो लाइन भी जा सकता है, वो कर्व भी जा सकता है, वो एक्सिस के थ्रू भी जा सकता है। तो डायरेक्शंस चेंज होते चले गए। तो इसीलिए लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपने देखा कि क्योंकि z के अंदर दोनों एक्सिस प्रेजेंट हैं, देयरफॉर पाथवे प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। और पाथवे क्या मतलब है? डायरेक्शन। ऐसे ही इंटीग्रेशन में हुआ। तो इंटीग्रेशन में क्या चेंज देखने को मिला कि हम ये जानते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो dz बराबर हो गया dx प्लस आई डी वाई। यदि y बराबर 0 है तो उस समय dz बराबर dx है, और यदि x बराबर 0 है तो उस समय dz i dy के बराबर है। तो आप 1, 2, 3 में क्लियर देख रहे हैं तीन तरह के डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन जिसमें रियल इमेजिनरी एक्सिस दोनों प्रेजेंट है, एक जिसमें सिर्फ रियल एक्सिस है, एक जिसमें सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस है। तो जो पाथवे है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इंटीग्रेशन का, वो तीन तरीके से आपको दिख रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ एफ जेड आर डिफरेंट 1, 2, 3 में। its value depend upon the path of integration, but the value of integral from a to b remain the same along any regular curve from a to b। यानी इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मेशन आप ले लें, पाथ ऑफ वे का रिजल्ट सेम होगा। इन केस ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कॉनिसाइड, अगर ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए तो वो एक क्लोज कर्व बन जाएगा। और ऐसे क्लोज कर्व के इंटीग्रल को क्या बोला जाता है? कंटूर इंटीग्रल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंटूर ये साइन है क्लोज कर्व, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लाइन इंटीग्रल का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, कंटूर इंटीग्रल का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। बस अंतर इतना है कि यहां पर आपके पास तीन पाथ हो गए डिफरेंट डिफरेंट, और यहां पर आपके पास एक क्लोज कर्व है। जब आप इसको वैल्यू को रख के इसको सिंप्लीफाई करते हैं कंटूर इंटीग्रल में कि एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी होता है, डी जेड बराबर डी एक्स प्लस आई डी वाई होता है, तो आपको पता लगेगा कि कंटूर इंटीग्रल दो पार्ट में टूट जाता है और ये दोनों ही लाइन इंटीग्रल की फॉर्म बन जाती है। तो क्लियर इंडिकेशन आपको दिख रहा है कि विच शोज दैट द इवेल्युएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल of
तो ये क्लियर इंडिकेशन आपको मिलती है कि जो इवेल्युएशन है लाइन इंटीग्रल का किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कैन बी रिड्यूस टू द इवेल्युएशन ऑफ टू लाइन इंटीग्रल। ये 2 नंबर में आ गया कि लाइन इंटीग्रल का जो रिड्यूस फॉर्म इवेल्युएशन में होता है वो कितनी लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है, तो 2 लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा टू प्रूव इंडिपेंडेंट पाथ, इंडिपेंडेंट पाथ में हम किस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, ग्रीन्स थ्योरम को। 2 नंबर का यहां पोर्शन आ गया कि टू प्रूव द गिवन पाथ इज इंडिपेंडेंट विच थ्योरम इज सेटिस्फाई। ऑप्शन ए ग्रीन्स थ्योरम, ऑप्शन बी लाप्लास थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो जो सही आंसर पता होगा वो उसको टिक कर जाएगा। ग्रीन्स थ्योरम होती क्या है, ये ग्रीन्स थ्योरम है। ये मॉड्यूल 5 मैथमेटिक्स 1 का पार्ट है। इसमें आपने लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल के साथ रिलेशन था, डबल इंटीग्रल के साथ, जो आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में इसको सॉल्व किया है मॉड्यूल 5 के अंदर। तो इंडिपेंडेंट पाथ होगा कब, किस कंडीशन पर होगा, दैट विल बी द कंडीशन। तो 2 चीजें समझ में आती हैं 2 नंबर के लिए कि पहले चीज कि किस थ्योरम से सेटिस्फाई होता है, वो है ग्रीन्स थ्योरम। किस कंडीशन पर इंडिपेंडेंट पाथ प्रूफ होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू अगर डेल एन अपॉन डेल एक्स की हो जाए। ये कैसे आएगी कि जब हम अपने दिए गए सवाल को इससे कंपेयर करेंगे। जब हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इसको कंपेयर करेंगे तो एम और एन मिल जाएगा। एम को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम करेंगे। दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो उनका पाथ इंडिपेंडेंट होगा। और इंडिपेंडेंट पाथ होने पर इंटीग्रल के रिजल्ट क्या आएगा, तो जब आप इसमें ये वैल्यू पुट कर दोगे, डेल एम ओवर डेल वाई की जगह डेल एन ओवर डेल एक्स रख दोगे, तो डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स, तो रिजल्ट आ गया 0। तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रल का रिजल्ट 0 है तो इसका मतलब उनका जो पाथ है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट पाथ पर ऑलवेज इंटीग्रल रिजल्ट इज 0। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। तो ये लाइन इंटीग्रल की नोट में मैंने समराइज फॉर्म लिखी जिसमें से 2 नंबर बहुत इजीली बन जाएंगे। तो इसको तैयार रखें, इसको याद रखें, ठीक। नेक्स्ट इज कॉची गॉर्सेट थ्योरम और कॉची इंटीग्रल थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल 5 में मैक्सिमम न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के जो बनेंगे, ये कुछ टॉपिक्स अब आएंगे आगे जिनमें से 2 नंबर के सवाल बनते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं कि केवल और केवल न्यूमेरिकल बेस होगा या डेफिनेशन बेस होगा, इसमें लॉट ऑफ मिक्सिंग न्यूमेरिकल है और वो तुम्हें समझना है कि मैं कहां कहां इसको 2 नंबर के लिए बताऊंगा, 2 मार्क्स के लिए। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट। कोची गॉर्सेट थ्योरम कहती है इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स inside and on the simple closed curve C, then integral over C f z dz equals to 0। यहां ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया if poles lies outside the circle। अगर पोल आउटसाइड द सर्किल, जो भी रीजन दिया गया है उस रीजन से बाहर लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्योंकि फंक्शन तो एनालिटिक और कंटीन्यूअस डेरिवेटिव किस पर है, ऑल द पॉइंट इनसाइड एंड ऑन द क्लोज कर्व C। इनसाइड एंड ऑन, आउटसाइड नहीं है, तो आउटसाइड पर रिजल्ट इज 0, क्योंकि आउटसाइड पर इंडिपेंडेंट पाथ आ गया और इंडिपेंडेंट पाथ आने का मतलब है उस इंटीग्रल की रिजल्ट वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो इस ब्रैकेट को अगर मैं मद्देनजर समझूं कि ब्रैकेट मुझे बहुत कुछ चीज बता रहा है, तो वो ब्रैकेट कह रहा है आपसे पोल्स लाइज आउटसाइड द सर्किल, तो मुझे पोल्स कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। तो पोल्स कैसे निकलते हैं, तो पोल्स आर गिवन बाय इक्वेटिंग टू 0 द डिनोमिनेटर टर्म ऑफ एफ जेड। एफ जेड की डिनोमिनेटर टर्म को 0 के बराबर रखिए, वहां से जो z की वैल्यूज आएंगी दैट वैल्यूज विल बी नोन एज पोल्स ऑफ दैट फंक्शन।
तो 2 नंबर तो यहीं बन गया, 2 मार्क्स। अब आप देखिए कैसे कैसे बनेगा कि आपको कोई फंक्शन दिया और कहेगा फाइंड इट्स पोल, पोल निकाल के बताइए। तो डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखिए, z की वैल्यू निकलेंगी, वो z की वैल्यू दैट विल बी नोन एज द पोल। एक तरीके का सवाल, एक टाइप का सवाल तो ये बन गया। इफ देयर इज नो पोल इनसाइड एंड ऑन द कंटूर, अगर कोई पोल सर्किल के अंदर, कंटूर के अंदर या क्लोज कर्व के अंदर नहीं है या बाउंड्री पर भी नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इज 0, यानी दिस कंडीशन इज ट्रू। तो अब यहां से दूसरे काइंड का सवाल बन गया, सेकेंड टाइप, कि उसने जो आपको सर्किल दिया, उस सर्किल पर आपने जो फिगर बनाई, पोल्स निकाले, वो पोल्स आउटसाइड द सर्किल थे, तो उस इंटीग्रल का रिजल्ट वो पूछ रहा है आपसे, उसका आंसर इज 0। तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, यानी पॉइंट नंबर 2 से भी न्यूमेरिकल बनेंगे 2 नंबर के। एंड नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्किल इज z माइनस a इक्वल्स टू r। ये एक जनरल इक्वेशन है सर्किल की। तो इस जनरल इक्वेशन से आप दिए गए न्यूमेरिकल में जो सर्किल दिया गया है, उस सर्किल की रेडियस और सेंटर निकाल सकते हैं। कंपेयर कर दीजिए। तो जब कंपेयर करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा, सेंटर है a और रेडियस है r। तो सवाल ऐसे भी तो हो सकता है कि सर्किल देकर कह दे फाइंड द सेंटर या फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल। तो तीसरा सवाल, तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल इस तीसरे पॉइंट से बन सकता है। तो अब दोबारा से देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोची-गॉर्सेट थ्योरम, जो कि डेफिनेशन से 2 मार्क्स देता है। स्टेटमेंट पूछ ले, या कोची-गॉर्सेट थ्योरम के स्टेटमेंट की 2 लाइन लिखे, तीसरी लाइन को हाइड कर दे, राइट। पोल्स पर रिलेटेड सवाल आ जाए, या इंटीग्रल की वैल्यू पूछ ले और पोल्स आउटसाइड द सर्किल हो तो 0 आना है, फिक्स है, या सर्किल की रेडियस या सेंटर पूछ ले। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, अब मैंने 4 कैडर में इसको डिफाइन किया, और 4 कैडर में समझ लीजिए 4 तरह के सवाल इसमें बन जाते हैं। तो 4 में से 3 वैरायटी तो डेफिनेटली बनती है कि 3 तरह के सवाल तो वहां दिख जाएंगे। तो तुम्हें इसको तैयार करना है। अब ये टॉपिक ने ये तो बता दिया, कोची-गॉर्सेट थ्योरम ने, कि जो भी पोल आउटसाइड द सर्किल है उसके इंटीग्रल की रिजल्ट वैल्यू 0 होती है, लेकिन जो पोल इनसाइड द सर्किल होगा या बाउंड्री पर होगा उसकी वैल्यू तो 0 नहीं होगी ना। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए अगला टॉपिक आया कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज्ड होता है उनके लिए जो पोल लाई कर रहे हैं या बाउंड्री पर हैं इनसाइड द सर्किल के। तो ये क्या कहता है डेफिनेशन में, कि इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन इज क्लोज कर्व c एंड इफ a इज द एनी पॉइंट विद इन c, यानी a कोई ऐसा पोल है जो लाई कर रहा है c के, क्लोज कर्व के, तो उस कंडीशन में fa इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c fz अपॉन z माइनस a dz। तो इससे मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर भी तो है, 2 पाई आई fa। तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट जो पोल इनसाइड द सर्किल है उस पर रिजल्ट ये है 2 पाई आई fa। और fa का मतलब क्या है, fa का मतलब है fz एट z इक्वल्स टू a। ये मतलब है fa का। इसको बोलते हैं कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब यहां तुम्हें क्लियर पता है कि a एक पोल है which lies in the given circle z minus a equals to r and pole can be find by equating to 0 the denominator term। तो फंक्शन जो दिया गया है उसके डिनोमिनेटर टर्म को 0 के बराबर रखो, पोल निकालो। अब वो पोल 3 तरह के आपके सामने आएंगे। इन जनरल न्यूमेरिकल में 3 तरह के पोल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 3 ही फिक्स्ड होंगे, आपको तो n ऑर्डर समझना है। सवाल तो बड़े भी हो सकते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू के लिए मैक्सिमम लेवल जो ऑर्डर का जाएगा वो 3 तक जाएगा।
ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए पोल्स को 3 टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश की जिससे कि आप समझ पाए। तो जब पोल आप निकालेंगे तो उन पोल को 3 कैटर में बांटा गया है। एक है ऑर्डर 1, एक है ऑर्डर 2 और तीसरा है ऑर्डर 3। ऑर्डर 1 को सिंपल पोल भी बोला जाता है। और ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर मींस हाउ मेनी टाइम रूट रिपीट। अगर रूट एक बार ही आ रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी डिस्टिंक्ट है, सारी वैल्यूज z की अलग अलग हैं, तो वो सिंपल पोल है। मान लीजिए कोई एक रूट 2 बार रिपीट हो रहा है, 2,2, तो ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर, पोल तो ये है लेकिन इसका ऑर्डर होगा 2। अगर मान लीजिए किसी इसकी डिनोमिनेटर के रूट्स की वैल्यू निकाली आपने z की और z निकल कर आया 1, 1, 1, तो 3 इक्वल रूट दिख रहे हैं आपको, 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस पोल का ऑर्डर होगा 3। तो 2 नंबर इसमें से बन सकता है कि आपको पोल देकर ये कहे कि इसका ऑर्डर क्या है, या आपको फंक्शन देके कहे कि इस पूरे फंक्शन के अंदर पोल किस ऑर्डर का मिलेगा, ऐसे भी दे सकता है। ऑर्डर 1 ना लिखकर सिंपल पोल लिख सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर 1 को ही सिंपल पोल बोला जाता है। तो ये पोर्शन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। पोल को लेकर पूछ ले, पोल के ऑर्डर को लेकर पूछ ले, या कोई छोटा सा सवाल दे दे कि केवल एक ही पोल निकल कर आया जो इनसाइड द सर्किल है, उस पोल की वैल्यू को निकालना है। तो मैंने अगली स्लाइड में क्या किया, अगली स्लाइड में मैंने तुम्हें ऐसे सवालों को ना देकर, ऐसे फॉर्मूले को ना देकर, मैंने फॉर्मूलों को इसमें कन्वर्ट कर दिया जिससे तुम्हें याद करने में आसानियत हो जाए। तो ये 2 नंबर का जो पार्ट है इसमें, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इन्हीं सबके, जैसे ऑर्डर 1 का फॉर्मेशन तो ये है, ऐसे ही ऑर्डर 2 का क्या होगा, ऑर्डर 3 का क्या होगा, या ऑर्डर n का क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन को मैंने डायरेक्टली डिफाइन किया जिससे कि आप न्यूमेरिकल देखें और न्यूमेरिकल में उस फॉर्मेशन को लगा दें। ये देखिए, तो मैंने हेडिंग डाली कोची इंटीग्रल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द पोल्स, यानी यहां पर मैंने आपके जो क्लास में मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है, मैंने उसको हटाकर यहां शॉर्टकट फॉर्मूले लिख दिए कि अगर आपने पोल निकाला और वो पोल सिंपल ऑर्डर का आया है और वो पोल लाइज कर रहा है इनसाइड द सर्किल, ये भी ध्यान रखें, और वो सिंपल पोल है, ऑर्डर 1 का पोल है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, यहां से आपका उस इंटीग्रल का रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने पोल निकाला और उस पोल की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, यानी वो ऑर्डर 2 का पोल है, तो फिर लेफ्ट साइड में फॉर्मूला ये होगा और इसका रिजल्ट इसके बराबर होगा 2 पाई आई एफ डैश जेड एट जेड इक्वल्स टू ए। ऐसे ही अगर 3 ऑर्डर का है तो जेड एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 डी जेड, ये तो लेफ्ट में रहेगा, 2 पाई आई अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड एट जेड इक्वल्स टू ए। तो ये 3 ऑर्डर तक का तो ये सिंपल बनता है डिफरेंशिएशन से, विद रिस्पेक्ट टू ए कर दे। इसी कैडर में इन दोनों तीनों को देखते हुए हमने nth ऑर्डर का बना दिया कि अगर पोल का ऑर्डर n है तो इन जनरल n ऑर्डर का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये n ऑर्डर का फॉर्मूला है, इसमें n बराबर 4 डाल दोगे तो 4 ऑर्डर का निकल आएगा, 5 डाल दोगे 5 ऑर्डर का निकल आएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है। तो तुम्हें इन फॉर्मूलों की जरूरत है जिससे आप इनसाइड द सर्किल वाले पोल्स की वैल्यू इंटीग्रल की फाइंड कर सकते हो, और ये सारा पोर्शन 2 नंबर में डेफिनेटली आ सकता है। भाई और कुछ नहीं, बड़े सवाल अगर हटा भी दो तो पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 2, ये 2 तो इंपॉर्टेंट हैं, इन 2 को तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट इज कोची इनइक्वालिटी थ्योरम। इन थ्योरम के स्टेटमेंट बेस न्यूमेरिकल एमसीक्यू में हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इन दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिखा है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन ए सर्किल सी, दैट इज जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर, एंड इफ mod of fz less than equals to m on c, then mod of fna is less than equals to m upon r factorial n। तो इस वैल्यू को लेकर पूछ सकता है कि ये मॉड किसके बराबर होगा, तो आपको ये देना होगा, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये है कोची इनइक्वालिटी थ्योरम। दूसरा है लिवलीज थ्योरम।
लिवलीज थ्योरम क्या कहती है स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड एंड इज बाउंडेड, ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड पर वो एनालिटिक है और बाउंडेड है, और कैसी वैल्यू है उस वैल्यू को वो डैश कर दे, इज ए डैश, और वहां पर ABCD में ऑप्शन में वैल्यू देकर 3 गलत और 1 कांस्टेंट लिख कर देते, तो यहां से आप पहचान पाएंगे कि 2 नंबर, इस पर ये एक सवाल बन सकता है। नेक्स्ट इज, इसके बाद जब हमने कोची इंटीग्रल थ्योरम हो गई, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया, इनइक्वालिटी थ्योरम हो गई और लिवलीज थ्योरम हो गई और लाइन इंटीग्रल हो गया, इन सब के बाद फिर हम आते हैं फंक्शन के एक्सपेंशन पर, कि हम दिए गए कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो उस एक्सपेंशन को करने के लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज की nth फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एफ जेड इक्वल्स टू एफ ए जेड माइनस ए एफ डैश ए जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन समेशन जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए, राइट। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है। अगर कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर आपको एक्सपेंड करना है फंक्शन को, तो आप इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, और यही पूरा फॉर्मेशन एक्सपेंशन का टेलर सीरीज कहलाता है। और इसमें अगर कुछ पुटिंग आप कर दें अपनी तरफ से, तो ये फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की सीरीज बन जाती है। जैसे z की जगह अगर मैं a प्लस एच रख दूंगा इक्वेशन 1 की में, तो ये टेलर सीरीज इन पावर ऑफ h बन जाएगी। फिलहाल क्या है, इन पावर ऑफ z माइनस ए। अगर इसमें z की जगह a प्लस एच रख दोगे तो ये बन जाएगी इन पावर ऑफ h। क्या बनी, ये रही सामने। अगर आप a बराबर 0 पुट कर दें, फर्स्ट में a बराबर 0 पुट कर दें, सेंटर को 0 0 मान लें, तो जब a बराबर 0 पुट कर देंगे तो यही इक्वेशन 1 फिर कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, और इस सीरीज को बोला जाता है मैक्लेरन सीरीज। तो किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक्सपेंशन हम टेलर सीरीज से कर सकते हैं, बट टेलर सीरीज ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव पावर। ये फिक्स हो गया कि टेलर सीरीज ऑलवेज फिक्स पावर देगी, लेकिन फंक्शन जो है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है, वो नेगेटिव पावर में एक्सपेंशन भी तो दे सकता है, क्योंकि उसमें तो रियल इमेजिनरी दोनों एक्सिस हैं। तो फिर एक दूसरी सीरीज आई, लॉरेंट सीरीज। इफ वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एफ जेड अबाउट ए पॉइंट वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, तो यहां से 2 मतलब निकल कर आए कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो एक्सपेंड होगा टेलर्स से, और अगर एफ जेड नॉट एनालिटिक है तो वो एक्सपेंड होगा लॉरेंट से। तो 2 नंबर का तो यही सवाल बन सकता है कि आपको इस तरीके से दे दे कि सपोज एफ जेड इज एनालिटिक, then it can be expanded by the series. If fz is not analytic, then the given function expand by which series? तो तुम्हें ये क्लियर पता लग जाएगा कि एक में टेलर्स, एक में लॉरेंट। तो अब लॉरेंट सीरीज क्या होती है ये तो पता लग गया कि नॉट एनालिटिक वाले फंक्शन को भी एक्सपेंड कर देती है ये। तो लॉरेंट सीरीज का फॉर्मेशन होता है एफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन रनिंग 0 टू इंफिनिटी ए एन z माइनस ए की पावर n प्लस समेशन n रनिंग 1 टू इंफिनिटी बी एन z माइनस ए की पावर माइनस n, जिसमें a n और b n के निकालने का ये फॉर्मेशन है। जस्ट लाइक आपने जैसे अभी ये दोनों फॉर्मूले तो बने कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से इसको बनाया है, और ये कहलाती है लॉरेंट सीरीज। अब इस लॉरेंट सीरीज के पहले समेशन और दूसरे समेशन को देखें। पहले समेशन में z माइनस ए की पावर पॉजिटिव्स है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट समेशन है, ये फर्स्ट समेशन एनालिटिक हो गया, और एनालिटिक है तो ये टेलर सीरीज से भी एक्सपेंड हो जाएगा। ऐसे ही अगर फंक्शन नॉट एनालिटिक है तो इसका मतलब ये पावर जो नेगेटिव है ये अपॉन में जाएगी, तो अपॉन में जाने पर ही तो पता लगेगा कि z की किस वैल्यू पर ये नॉट एनालिटिक है। तो इसलिए सेकेंड समेशन ऑलवेज गिव्स नॉट एनालिटिक। ये कंडीशन जो है नॉट एनालिटिक की, ये सेकेंड समेशन देता है
क्योंकि सेकंड समीशन में ही नेगेटिव पावर है, और नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तभी तो पोल्स निकलेंगे, और पोल्स की वैल्यू डाल दोगे तो समथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी, यानी नॉट एनालिटिक। तो लॉरेंट सीरीज जो नॉट एनालिटिक वाले फंक्शन को एक्सपेंड करती है वो कौन सा समीशन दे रहा है? सेकंड समीशन। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं सेकंड समीशन, ये तुम्हें आगे और क्लियर होगा, बट फिलहाल अभी हम बात करते हैं पहले किसकी? एक्सपेंशन की। तो सीरीज को एक्सपेंड दो तरीके से होता है, टेलर्स और लॉरेंट। अब इस लॉरेंट प्रोसीजर को देखो तो लॉरेंट प्रोसीजर छोटा नहीं है, लंबा है, लेंदी है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए कि ये शॉर्टकट फॉर्म से सॉल्व हो, इसके लिए मेथड आया जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इसको एक्सप्लेन करने से पहले जरा इस नोटिंग को समझिए। एवरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पावर सीरीज valid in some circular region R and the point Z0 lies inside the domain. Such a power series is called Taylor series. यही मैंने आपको पीछे बता रहा हूं कि अगर fz एनालिटिक है तो वो पावर सीरीज में जो बनेगी, रिप्रेजेंट की जाएगी, उस पावर सीरीज को टेलर सीरीज बोलते हैं। और अगर fz नॉट एनालिटिक है उस पॉइंट पर, तो उसके बाद भी हम वी कैन स्टिल एक्सपेंड fz in an infinite series having both positive and negative power of this. Such a power series is called Laurent series. तो लॉरेंट सीरीज एक अकेली ऐसी सीरीज है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पावर्स में फंक्शन को एक्सपेंड करके दे देगी, जिसमें से आप ये क्लियरली बता सकते हो कि दिस पार्ट इज द एनालिटिक फंक्शन एंड दिस पार्ट इज द नॉट एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक का मतलब है पॉजिटिव पावर्स और नेगेटिव पावर्स का मतलब है नॉट एनालिटिक। लेकिन वो प्रोसीजर सॉल्व करना, an निकालना, bn निकालना इंटीग्रेशन से, फिर उसकी वैल्यू को एक्सपेंशन में रखना और फिर समेशन को ओपन करना, ये छोटा मेथड नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाइज करने के लिए अनदर मेथड बना जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में पहली कंडीशन तो ये फिक्स हो गई कि फंक्शन हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फैक्टर में जब कन्वर्ट हो जाए तब पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर ईच फैक्टर को सेपरेट करना पड़ेगा, और जब सेपरेट हो जाए तब उसके बाद उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करना है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन के ये फॉर्मूले हैं कि फंक्शन बन क्या रहा है। हमें बनाना है 1 प्लस और 1 माइनस, तो कुछ कॉमन लेना होगा। सेपरेट होने के बाद हमें कुछ कॉमन लेना होगा, और कॉमन लेने के बाद हमें इस डिनोमिनेटर टर्म को 1 प्लस या 1 माइनस में कन्वर्ट करना है। और जैसे ये 1 प्लस या 1 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे और फॉर्म हो जाएगी ऐसी, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड कर। तो हमें ये कैसे पता लगे कि हमें कॉमन क्या लेना है? z कॉमन लेना है, a कॉमन लेना है, या z कॉमन लेना है, या b कॉमन लेना है? हमें कॉमन क्या लेना है ये बताएगा हमें दिया गया सर्किल, रीजन। अब वो रीजन कैसे दिया जा सकता है, उसकी कुछ फॉर्म को मैंने लिखा है कि मॉड z लेस देन a, मॉड z ग्रेटर देन b, a लेस देन मॉड z लेस देन b, या z माइनस a लेस देन b। इन चारों के मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वी ऑलवेज टेकिंग फंक्शन इज लेस देन 1। हमें फंक्शन को लेस देन 1 बनाना होगा अगर हमें एक्सपेंड उसको करना है। तो अगर पहली कंडीशन को उठाऊं मैं, तो पहली कंडीशन ये कहती है कि लेस देन 1 बनाने के लिए a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो a से डिवाइड कर दोगे तो ये आपकी बन गई लेस देन 1, और लेस देन 1 बनने के बाद उसने ये आपको बता दिया कि आपको फंक्शन में या फंक्शन को z अपॉन a बनाना है। तो z अपॉन a कैसे बनेगा? यहां से z अपॉन a, जब आप इसमें कॉमन ले लेंगे माइनस a, बन जाएगा z अपॉन a। इस ब्रैकेट वाले 1 माइनस z अपॉन a को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1, और फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको एक्सपेंड कर देंगे, हो गया एक्सपेंशन। ये तरीका फॉलो अप होगा। ऐसे ही मॉड z ग्रेटर देन b, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप इस तरीके से, b इज लेस देन मॉड z, इसको, और जैसे लिख दिया तो b अपॉन मॉड z इज लेस देन 1। तो आपको यह पता लगा कि z से डिवाइड करना है दोनों साइड, तो जब z से डिवाइड करोगे तब जाके ये कंडीशन मिलेगी। लेकिन कंडीशन तो मिल गई,
अब मैं अपने सवाल में कॉमन क्या लूं जो बी वाई जेड बन जाए। तो बी वाई जेड कैसे बनेगा, जब आप इसमें से बी कॉमन लोगे, सॉरी जेड कॉमन लोगे। तो जब जेड कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन जेड। फिर इस टर्म को ऊपर ले जाओगे, पावर हो जाएगी -1, और फिर इसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर -1 से एक्सपेंड कर दोगे। दैट इज द प्रोसेस। जो पार्ट मैंने आपको बताया कि गिवन सर्किल के अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर मान लीजिए तीसरी कंडीशन है बिटवीन वाली, तो बिटवीन वाली को पहले दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, ए इज लेस देन मॉड जेड लेस देन बी, और फिर जब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए तब उसके बाद लेस देन 1 बना दीजिए, और दो जो फैक्टर होंगे उसमें से एक फैक्टर में ए अपॉन जेड बनाए, दूसरे फैक्टर में जेड अपॉन बी बनाए। चौथे पार्ट पर जाए तो लिखा हुआ है मॉड जेड माइनस ए लेस देन बी, लेस देन 1 बनाने के लिए बी से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब z माइनस ए तो ऊपर रहना चाहिए, यानी फंक्शन z माइनस ए में एक्सपेंड होगा, और नीचे बस b से डिवाइड करना है। तो इस प्रोसीजर को समझ के आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से उस फंक्शन को एक्सपेंड कर दोगे, जो कि इससे आसान होगा। तो आपको दो याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना तो टेलर्स को ना मैक्लैरेन को। आपने सिर्फ इस प्रोसेस को तैयार किया और ये दोनों तरह के रिजल्ट दे देता है। टेलर सीरीज भी दे सकता है और लॉरेंट सीरीज भी दे सकता है। इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कि अगर हमसे सवाल पूछ ले टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमें निकालना है। सीरीज में मैंने ये पॉइंट आपको सिखाया है कि un और un+1 की वैल्यू निकाले, un+1 अपॉन un का मॉड करें, और मॉड करने के बाद उस पर लिमिटिंग अप्रोच लगाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। उस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जो r आएगा, जो कि रेडियस है बड़े सर्किल की, वो रेडियस 1 अपॉन r की फॉर्म में निकलेगी पहले, फिर वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके r निकाल देना है। ऐसा करने से आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड हो जाएगी, जहां un nth वैल्यू ऑफ द सीरीज है। तो अब आप सोचिए कि आपको न्यूमेरिकल में तो फंक्शन दिया है और कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो पहले आपको उस फंक्शन को एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जब वो एक्सपेंड हो जाए तो उसकी nवीं टर्म को un मान लोगे, उसमें n+1 रखोगे तो ये मिल जाएगा। इन दोनों की वैल्यू निकालोगे, उस पर मॉड लगाओगे, उसकी जो लिमिट होगी उस पर वैल्यू फाइंड करोगे। दैट इज द प्रोसेस। फिर 2 नंबर का पार्ट आया, जीरो ऑफ fz निकालना। फाइंड द जीरोज ऑफ द फंक्शन। तो जीरोज निकालने का मतलब है कि फंक्शन के न्यूमरेटर पार्ट को 0 के बराबर रख दो। तो 0 के बराबर अगर न्यूमरेटर पार्ट को रख दोगे तो वहां से fz इक्वल्स टू 0 जो है फंक्शन 0 हो जाएगा, और z की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो ये जो z की वैल्यूज फाइंड होंगी, दैट वैल्यूज नोन एज जीरोज ऑफ fz। नेक्स्ट इज पोल्स ऑफ fz। तो पोल्स पीछे भी डिस्कशन हो चुका है। पोल्स क्या है? पोल्स है डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर रख के फाइंड करना। लेकिन पोल्स का मतलब ये भी तो है कि फंक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में z माइनस ए या z+b ये बन रहा है, और ये z माइनस ए z+b जो डिनोमिनेटर में आया है, ये किसकी वजह से आया है? ये जब लॉरेंट सीरीज से सेकंड टर्म को हमने जब देखा उसको एक्सपेंड किया, तब जाके हमें पोल्स मिलते हैं। तो पोल्स ऑलवेज लॉरेंट सीरीज की सेकंड टर्म से फाइंड किया जाता है, जिसमें नेगेटिव पावर्स होते हैं। नेक्स्ट इज सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट। ए पॉइंट एट विच ए फंक्शन इज नॉट एनालिटिक और चेजेस टू बी एनालिटिक। जिस पॉइंट वैल्यू पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है या वो एनालिटिक होने वाला है, चेज टू पीछा कर रहा है एनालिटिक होने के लिए, इज नोन एज सिंगुलर पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी दो मैनर में किया जाता है, एक आइसोलेटेड, दूसरा नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है कि एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इज वन दैट हैज नो अदर सिंगुलैरिटी क्लोज टू इट। अगर किसी सिंगुलैरिटी के पास, मतलब किसी पोल जब आप निकालते हैं तो उसके अंदर उसके अलावा कोई और पोल ना हो, नो अदर सिंगुलैरिटी। In other words, a complex number z0 is an isolated singularity of a function f if there exists an open disk D centered at z0. Example 1 upon z। अब ये 1 upon z है, पोल निकालोगे z बराबर 0 आ जाएगा। तो 0 तो पोल हो गया,
लेकिन आपको ये पता है कि इस जीरो के अलावा इसका कोई और पोल है या कोई और ऐसा सिंगुलर पॉइंट है जिससे नॉट एनालिटिक होता हो? नहीं है। तो जरा डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लो। नो अदर सिंगुलरिटी क्लोज टू इट। तो उस टाइप की सिंगुलरिटी को आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोला जाता है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब क्या है कि इफ ए पॉइंट z इक्वल्स टू z नॉट is called non-isolated singularity of a function fz if every neighborhood of z naught contain at least one singularity। z naught के neighborhood जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर कम से कम एक सिंगुलरिटी तो हो अदर देन z naught। तो आपने देखा, मैंने एग्जांपल में लिया tan 1/z। तो tan के एंगल में जीरो वैल्यू किसकी होती है? राइट। और उसके बाद 1/z की वैल्यू क्या आई और z बराबर क्या आया। अब इस z की वैल्यू जो निकल कर आई है, इससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये z की वैल्यू n बराबर 1 2 3 4 पर जरा आप फाइंड करेंगे तो डिफर वैल्यूज आएगी। तो जीरो तो नहीं है, जीरो से अलग उसके बराबर में और भी सिंगुलरिटी मिल रही हैं जिनसे ये फंक्शन नॉट एनालिटिक हो जाएगा। देयरफॉर दिस tan 1/z हैज जीरो एज एन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसके बाद आप आते हैं टाइप ऑफ सिंगुलरिटी पर। फिर आ गया 2 नंबर, टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। तो ये नेक्स्ट पार्ट जो आपका है ये है टाइप ऑफ सिंगुलरिटी का, जो कि 2 नंबर में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि सिंगुलरिटी फाइंड करवाए और उसके बाद पूछे ये किस टाइप की, विच टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। तो पहले तो आप ये सभी समझ लें कि सिंगुलरिटी कहां से मिल रही है हमें? लॉरेंट सीरीज के सेकंड पार्ट से, सेकंड समेशन से। इससे सिंगुलरिटी मिलती है क्योंकि पावर -n को जब आप +n में कन्वर्ट करोगे तो ये कन्वर्ट होगी समेशन n रनिंग 1 to infinity bn अपॉन z - a की पावर n। अब जब ये अपॉन में जाएगी तभी तो पोल्स मिलेंगे, या तभी तो, मैं पोल्स ना बोलकर ये कहूंगा, तभी तो सिंगुलरिटी मिलेगी। और सिंगुलरिटी का मतलब ही वही है कि ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन नॉट एनालिटिक हो जाए। तो जब z बराबर इसमें a डालोगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा, नॉट एनालिटिक हो गया। तो मीनिंग देयर बाय इन दिस सीरीज वी टेक ओनली सेकेंड टर्म टू फाइंड द टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। सेकेंड टर्म। तो जब सेकेंड टर्म में टाइप ऑफ सिंगुलरिटी पता लगेगी तो आप ये समझिए और पढ़िए इसको। इफ ऑल द bn's आर 0 और वी कैन से इफ देयर इज नो नेगेटिव टर्म ऑफ z - a इन द एक्सपेंशन देन इट इज सेड टू बी रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसका मतलब यह हुआ कि आपने एक्सपेंड किया फंक्शन को, एक्सपेंड करने के बाद जो एक्सपेंशन आपको मिल रहा है उसमें सारे bn 0 हैं, या तो ऐसे समझ लो bn की वैल्यू 0 है। और अगर ऐसे समझ में ना आए क्योंकि आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके सॉल्व कर रहे थे, तो आपको ये तो दिखेगा कि 1/z - a की पावर की कोई टर्म नहीं है प्रेजेंट। यानी दूसरे वर्ड में ये भी तो कहा है कि देयर इज नो नेगेटिव टर्म ऑफ z - a, यानी z - a की कोई नेगेटिव टर्म का कोई भी कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप कहेंगे द गिवन सिंगुलरिटी इज नोन एज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ऐसे ही जब आप अगले पार्ट पर आए, आपने एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद आपको पता लगा कि नेगेटिव टर्म ऑफ z - a पावर, जो नेगेटिव पावर है z - a की पावर -n, ये आपको इनफाइनाइट नंबर में टर्म मिल रही है, लिमिटेड नहीं, इनफाइनाइट नंबर में। तो उस टाइप की सिंगुलरिटी को बोलते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। और जहां पर लिमिटेड यानी फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स मिलती हैं उसको बोलते हैं पोल। तो आपने देखा होगा कि पोल में तो क्या रहता है फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल fz बराबर z/z - 2 z+1। तो आप ये देख रहे हैं क्लियर कि z बराबर निकल कर आया 2 और z बराबर निकल कर आया -1। तो ये जो जिसको आप पोल बोल रहे थे डिनोमिनेटर को 0 रखकर, ये एक्चुअल में सिंगुलरिटी है। और सिंगुलरिटी कैसे मिली कि जब फंक्शन को एक्सपेंड किया तो वहां फाइनाइट नंबर में नेगेटिव टर्म मिली। तो
इसके एक्सपेंशन में मुझे दो तरह की टर्म मिलेंगी फाइनाइट में, एक z-2 पावर में नेगेटिव में और एक z+1 में, इसीलिए इसको पोल बोला गया। और अगर इनफाइनाइट मिलेंगे तो एसेंशियल, और होंगे ही नहीं तो वो रिमूवेबल। उसके बाद आता है रेजिड्यू। तो रेजिड्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोपोर्शनल टू द कंटूर इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन अलोंग ए पाथ इनक्लोजिंग वन ऑफ इट्स सिंगुलरिटी, ये कहलाती है रेजिड्यू। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्रोपोर्शनल होता है किसी कंटूर इंटीग्रल के, जो कि इनक्लोज है वन ऑफ इट्स सिंगुलरिटी पे। तो रेजिड्यू निकालने के दो तरह के फॉर्मेशन है, एक यूजिंग एक्सपेंशन और दूसरा यूजिंग लिमिटिंग फॉर्म। तो यूजिंग एक्सपेंशन क्या तरीका है कि लॉरेंट सीरीज से पहले एक्सपेंड करो, जब एक्सपेंड हो जाए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से तो उस एक्सपेंशन में ये देखो कोफिशिएंट ऑफ 1/z कितना आ रहा है। आई रिपीट वन मोर टाइम, कोफिशिएंट ऑफ 1/z कितना आ रहा है एक्सपेंशन करने के बाद। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z जितना आ रहा है, तो अगर आपको निकालना है रेजिड्यू एट ए पोल z बराबर a पर, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z को लिख दीजिए, वो b1 है, bn है ना, तो bn में वो कोफिशिएंट ऑफ 1/z किस पे मिलेगा, b1 पे, जब n बराबर 1 पुट करोगे। ठीक, अगर रेजिड्यू एट इंफिनिटी निकालना है तो इसको कर दोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z, यानी एक्सपेंशन वही रहा, उसी तरीके से एक्सपेंड किया, उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ 1/z निकाला, बस अंतर इतना है पोल पर निकाल रहे हो तो खाली डायरेक्ट उसकी वैल्यू को लिख दो, और अगर इंफिनिटी पर निकाल रहे हो तो माइनस लगा दो। ये है रेजिड्यू फाइंड करना यूजिंग एक्सपेंशन। लेकिन ये प्रोसीजर छोटा नहीं है, सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फंक्शन को पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके अलग करना है, फिर दिए गए सर्किल पर आपने कॉमन लेके उसको 1 प्लस या 1 माइनस बनाना है, फिर पावर को माइनस ले जाकर तब एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के बाद तब कहीं एक रिजल्ट आएगा और तब आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ 1/z इज दिस। तो जो अनदर मेथड आया उसको इजी फॉर्म में समझा गया और न्यूमेरिकल को अप्लाई किया गया करने के लिए। तो ये 2 मार्क्स के लिए अच्छे फॉर्मूले हैं जिसमें रेजिड्यू पूछ सकता है। अब ये मेथड क्या कहता है कि आपने पोल निकाला और पोल ऑर्डर 1 का आया, तो पोल सबको निकालना आता है, तरीका भी आसान है। तो पोल अगर ऑर्डर 1 का है तो ऑर्डर 1 का फॉर्मूला ये है, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a f z। और ये a क्या है? a वो पोल है जो आपने फाइंड किया है जिसका ऑर्डर 1 है, वेयर a इज द पोल। मान लीजिए किसी सवाल में आपने पोल निकाला और वो पोल ऑर्डर n का है, यानी 1 से बड़ा है, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, इस तरह का पोल निकल कर है, और उसकी रेजिड्यू अगर निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये है मोर देन ऑर्डर 1 वाले पोल से अलग के जितने भी ऑर्डर होंगे 2, 3, 4 डॉट 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 n, उनके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कहता है 1/n-1 फैक्टोरियल इंटू dn-1/dzn-1 इंटू z माइनस a की पावर n f z एट z इक्वल्स टू a। यानी पहले तो सिंप्लीफाई करें z माइनस a की पावर n f z को, जो रिजल्ट आए उसको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करें, जो रिजल्ट आए उसमें z की जगह a डाल दें और इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें। तो ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 मैक्सिमम जा सकता है, तो ऑर्डर 2 का मतलब है 1 टाइम डिफरेंशिएट और ऑर्डर 3 का मतलब है 2 टाइम डिफरेंशिएट। इससे लंबा नहीं जाएगा सवाल। अगर इंफिनिटी पर निकालनी है तो मुझे अब एक्सपेंड नहीं करना है, अब मैं क्या करूंगा, लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस z एफ z, इस फॉर्मेशन को अप्लाई करूंगा और रेजिड्यू फाइंड हो जाएगी एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी। फोर्थ वन इज कि मैं लिमिटिंग अप्रोच नहीं, अगर मुझे कहीं फंक्शन ऐसा दिख रहा है कि फंक्शन की फॉर्म phi z अपॉन psi z में है, जिसमें पोल वैल्यू डालने के बाद डिनोमिनेटर वाला फंक्शन तो 0 हो रहा है और न्यूमिनेटर वाला फंक्शन 0 नहीं हो रहा है। आई रिपीट वन मोर टाइम कि आपने पोल निकाला, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट करके, पोल की वैल्यू डिनोमिनेटर में डालता हूं तो 0 आ रहा है,
न्यूमरेटर में डालता हूं तो 0 नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप रेजिड्यू उस पोल पर डायरेक्ट इस फॉर्मेशन से निकाल सकते हो। तो लिमिटिंग अप्रोच लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही अगर कोई लेंदी न्यूमेरिकल है, लेंदी, और वो लेंदी कैसे होगा कि अगर मैक्सिमम वाले ऑर्डर पे पूछ लिया जाए, जैसे ऑर्डर 6, तो 6 ऑर्डर को अगर मैं इससे सॉल्व करूंगा ऑर्डर 6 वाले को, तो यहां मुझे 5 बार डिफरेंशिएट करना होगा, 5 टाइम। तो छोटा तो नहीं है ना, लंबा हो गया ना 5 बार डिफरेंशिएट करना किसी फंक्शन को। तो अगर ऑर्डर बढ़ रहा है, हायर हो रहा है, तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकल को इस प्रोसीजर से सॉल्व करें। ये हायर ऑर्डर के लिए है। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/t निकालना है, यानी आपको उस हायर ऑर्डर को कन्वर्ट करना है टी में। तो जिस पोल के लिए आपको निकालना है रेजिड्यू, उस पूरे पोल को मान लीजिए टी। तो जब टी मान लेंगे तो 16 टी रह जाएगा, और 16 टी रह जाएगा तो जो अलग के मल्टीपल में होंगे इसके फैक्टर, वो फैक्टर छोटी पावर का होगा जो इजीली डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है जब ऑर्डर बड़ा हो, फिफ्थ फॉर्मेशन का। उसके बाद आता है कोची रेजिड्यू थ्योरम, जो कि रेजिड्यू थ्योरम के नाम से जानी जाती है, और इस फॉर्मेशन के इस्तेमाल से आप इंटीग्रल को कोची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को। यानी सिंगल इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड को निकालने का तरीका था कोची इंटीग्रल थ्योरम। एक ये मेथड भी आया, कोची इंटीग्रल थ्योरम, इसने भी निकाल के दिया और इसने फिक्स कर दिया कि वो 0 है। फिर आया कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, इसने भी निकाल के दिया और कह दिया ऑर्डर वाइज मेरे पास फॉर्मूले हैं, लेकिन इसने फॉर्मेशन की फॉर्म को लिख दिया इस तरीके से, ये इसने फॉर्मूला दे दिया, तो मैंने केवल सिंपल पोल का लिख दिया है। अब आया रेजिड्यू, तो रेजिड्यू ने भी इस इंटीग्रल की वैल्यू को निकालने के लिए एक तीसरा फॉर्मूला दे दिया। तो कौन सा मेथड ज्यादा आसान है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन के पोल्स निकालने होंगे, इसके पोल्स निकालिए, फिर फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद देखिए इनसाइड पोल कौन सा है, जो भी इनसाइड पोल हो उसका नेचर, और नेचर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। नेचर का मतलब क्या है, ऑर्डर 1 या ऑर्डर 2, कौन सा ऑर्डर का है उसके हिसाब से फॉर्मूला रख के रेजिड्यू फाइंड हो जाएगी। और जैसी रेजिड्यू मिली 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करके इनसाइड द सर्किल जितनी भी रेजिड्यू हैं उनका सम कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक मेथड ये भी है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल वीडियो में जाइएगा, उसमें देखिएगा कैसे सॉल्व किए, अच्छा टॉपिक है कोची रेजिड्यू थ्योरम। एंड देन उसके बाद इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक आता है इवैल्यूएशन ऑफ रियल इंटीग्रल, जिसमें टाइप सिलेबस में थी 0 से 2 पाई एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। यानी आप इस तरह के इंटीग्रल को भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हो, जो पीछे आपने सॉल्व किया है कोची रेजिड्यू थ्योरम से। तो मैंने पहले इस टॉपिक के लिए वर्किंग रूल लिखे जो मैंने आपको क्लास वीडियो में बताई। कि पहली स्टेप है कि साइन थीटा कॉस थीटा को कन्वर्ट कीजिए जेड में, ये फॉर्मेशन है, ये पुट करना है। जब साइन थीटा कॉस थीटा जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डी थीटा को कन्वर्ट कीजिए जेड में, ये पुट करना है। जब ये दोनों पुट हो जाएंगे तो इसके पुट होने के बाद पोल निकालिए, और पोल निकालने के बाद फिगर बनाने के बाद ये चेक कीजिए कौन सा पोल इनसाइड द सर्किल है। जो पोल इनसाइड द सर्किल निकले उनकी रेजिड्यू निकालें, सम ऑफ ऑल द रेजिड्यू कर दें और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब इस पूरे प्रोसेस को जब मैं एक न्यूमेरिकल में अप्लाई करता हूं तो न्यूमेरिकल 10 नंबर का आता है एग्जाम में, लेकिन अब हो रहा है एमसीक्यू बेस्ड। तो क्या 2 नंबर में टॉपिक नहीं आएगा? पहला क्वेश्चन ये है। मेरे अकॉर्डिंग आएगा। 10 नंबर वाला सवाल भी 2 नंबर में सॉल्व हो सकता है।
कैसे सॉल्व होगा इसको अब आप लास्ट पेज से देखिए। ये अब मान लीजिए ये मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, मान लीजिए आपको इवेलुएट करना है, पहला एक एग्जांपल लेते हैं हम, इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, इसको निकालना है, इवेलुएट करना है। तो अगर मैं तुम्हें ये शॉर्टकट फॉर्म ना दूं तो तुम्हारे पास पिछला मेथड यही तो है जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि साइन थीटा कॉस थीटा की जगह ये रखूं, डी थीटा की जगह ये रखूं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके पोल्स निकालूं, पोल्स जो निकल कर आएंगे फिर फिगर बनाऊं, फिगर में देखूं पोल्स किसके अंदर लाई कर रहा है, उन पर रेजिड्यू निकालूं और कोची रेजिड्यू निकालकर सॉल्व कर दूं। इतने में तो पता लगा कि एक ही सवाल हो पाया, मेरे सारे छूट गए क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो अब जरा इस फॉर्मूले को देखो। अगर लिमिट 0 से 2 पाई है और फंक्शन डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा की फॉर्म में, चेक कर लो, 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, तो इसका आंसर है 2 पाई अपॉन √a² - b²। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए बी से बड़ा हो और ए और बी दोनों 0 से बड़े हो, यानी ए और बी पॉजिटिव होने चाहिए और ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो a² - b² चलेगा। तो जब मैंने इस फॉर्मेशन में देखा तो a बराबर है 5, b बराबर है 4 और जब इस वैल्यू को इसमें रखा मैंने तो आया 2 पाई अपॉन √25 - 16 9, ठीक, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आंसर इज 2 पाई/3। 3 लाइन में आंसर निकाल दिया मैंने, जिस आंसर को ये 5-4-5 वर्किंग रूल लगाकर ये निकलता, ये आंसर आता। अब ये 3 लाइन में निकल गया अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सवाल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आप फॉर्मूले को देखिए, अगर ये तरीका मेरा समझ गए तो, कि cos a + b cos थीटा हो सकता है तो फॉर्मूला ये है, सवाल में a + b sin थीटा भी तो हो सकता है सेम लिमिट पर, तो भी फॉर्मूला यही लगेगा, दोनों सेम, रिजल्ट सेम, ठीक। सेम ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट पर आए तो वहां लिमिट है -π से π, तो -π से π की लिमिट जितनी भी होगी वो -π से π की लिमिट को आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, -π to π कन्वर्ट होती है 2 × 0 to π, ठीक, और 2 × 0 to π, तो 0 to π का रिजल्ट क्या है, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही बन जाएगा ना। तो इसीलिए इनका भी आंसर सेम यही होगा, -π to π पर अगर पूछे गए। लेकिन अगर 0 से π पूछा गया है तो 0 से π का मतलब जो है वो क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा फिर, अगर 0 से π पे निकालना है तो उसका फॉर्मेशन है π अपॉन, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 2 × 0 to π = π अपॉन दिस होता है, तो वहां पर 2 पाई वाली वैल्यू से ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा सिर्फ π अपॉन a² - b², अंडर। तो 0 to π है अगर a + b cos थीटा या a + b sin थीटा, तो ये रिजल्ट आपको यूज करना है। और अगर नीचे होल स्क्वायर हो जाए, 0 to 2 पाई पर होल स्क्वायर हो जाए, तो फिर आपको ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करना है। तो अब तो मैंने तुम्हें 10 नंबर का वो चीज दे दिया 2 नंबर में कि आप बस सवाल की फॉर्म को देखें कि इनमें से कौन सी मैचअप हो रही है, जो भी मैचअप हो रही है उसके राइट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले में ए और बी डालें और आंसर लिख दें, टिक कर दें। तो जो 10 नंबर का टॉपिक अभी लग रहा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं आएगा, इतने लंबे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इस पेज ने आपको क्लियर कर दिया होगा कि ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है। तो क्लियर इंडिकेशन मैंने तुम्हें अब इस चैप्टर को क्लोज करके दे दी कि इस चैप्टर में हर टॉपिक 2 नंबर के एमसीक्यू को जनरेट कर रहा है। अच्छा मॉड्यूल है, तैयार कर लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से अपना प्रॉमिस पूरा किया कि आपको 1 शॉर्ट वीडियो देनी थी 5 मॉड्यूल से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एमसीक्यू लिंक होगा और इनकी प्लेलिस्ट, जिस मॉड्यूल के ये टॉपिक हैं उस मॉड्यूल की प्लेलिस्ट वीडियो भी है, जिस वीडियो में लिंक के अंदर टॉपिक वाइज वीडियोस बनी हुई हैं। अगर कोई कंसेप्ट तुम्हें डाउटफुल लगता है मेरे बताने में ओरली इस वीडियो के अंदर, तो वो आप लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप
प्लेलिस्ट में जाएं, उस वीडियो के अंदर जाएं और डेप्थिकली समझें विद एग्जाम्पल सॉल्व होते हुए। तो क्लियर एंड कट ईच एंड एवरी टॉपिक चला जाएगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा 110% देने की कोशिश की है कि आपको समझ में आए, और अब मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप सभी अगर मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आपका बहुत बहुत अच्छा आना चाहिए इन मैथमेटिक्स। मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट विशेस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्जाम दीजिए, वेल प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम दीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए चलिए, क्योंकि ये नॉलेज आगे आपकी ब्रांच स्ट्रीम में एप्लीकेशन बेस में जुड़ेगी। तो जितनी नॉलेज एक्सपेंड होगी उतना ही अच्छे से समझ में आएगा आगे की चीज़ों को। तो गुड लक टू योर एग्जाम। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।